आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने कमेंट सेक्शन से उठाया है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की। एग्जाम से पहले IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी पेट में दर्द जो बोलते हैं ना, जो स्कूल नहीं जाना चाहते या एग्जाम से पहले स्कूल बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट में दर्द झूठ नहीं है, वो एक्चुअली पेट में दर्द होता है। वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मुझे खुद को है। स्ट्रेस ईटिंग खाने का मन हुआ तो तुम घुमाओगे कुछ नंबर और स्ट्रेस ईटिंग करोगी। मैं अभी मुझे स्ट्रेस ईटिंग करने का मन हुआ, मम्मी को पूछो मम्मी खाने को क्या है, तो बोला खाना खाया है ना, मैं बोला हाँ, तो अब क्या है, तो बोला कुछ नहीं, तो बैठो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डू यू थिंक यू वुड हैव सर्वाइव्ड इफ यू डिड नॉट गो टू थेरेपी? यस, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू, मतलब आई वुड हैव सर्वाइव्ड, आई वुड हैव बीन अलाइव, बट मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इतनी अच्छी नहीं होती को धीरे धीरे उस दवाई का इफेक्ट दिखने लगता है। तो 3 हफ्तों के बाद एक दिन मैं उठी सुबह और मुझे ऐसा लगा कि बाकी लोगों को रोज ऐसे लगता है, ऐसे कर पाते हैं, कुछ लग ही नहीं, मतलब वो सांस भी पूरी आ रही है और मतलब उठते ही ऐसे नहीं लग रहा है कि अरे यार फिर से सुबह हो गई, फिर से उठना पड़ रहा है। मतलब आम जनता ऐसे फील करती है। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू व्हाट एम आई डूइंग हियर एपिसोड 4। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने कमेंट सेक्शन से उठाया है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी और मेरे पापा दोनों की फिजिकल हेल्थ भी फ़िलहाल ठीक नहीं है। तो आप सोचेंगे कि आपका ठीक क्या है? आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, आपका गला बिगड़ चुका है, तो ठीक क्या है वो हम आपको बताएंगे। ज़रा जस्ट स्टे विद अस फॉर 2 मिनट्स। डैड, हेलो। हेलो। मेरी सर्दी और कफ और उसकी वजह से तुम परेशान ना हो, तुम आगे बढ़ो। ओके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि शायद इस एपिसोड में इतना लाइट हार्टेड जितना आपको आज अभी तक आपने देखा है उतना शायद ना हो। थोड़ी इंटेंस टॉपिक्स और थीम्स डिस्कस होंगे। ये अपनी बात कर रही है, मेरी नहीं। जस्ट बी वार्न्ड, दैट्स इट। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। वी कैन स्टार्ट। यस, यू स्टार्ट। मेरे बचपन में ऐसी कोई कंसेप्ट ही नहीं थी हेल्थ नाम की। हम लोग दबा के खेलते थे, दबा के खाने की कोशिश करते थे, इतना दबा के खा नहीं सकते थे, इतने रेस्टोरेंट्स नहीं थे। और मैंने कैन वी स्किप टू द पार्ट वेयर I have to speak all these things because the moment you enter in a consumerism, everything begins. Okay? Okay. तो उस वक्त हम लोग घर में जो बनाया हुआ है उतना ही खाते थे। और रही बात, जिस बात पे हम लोग आज बात करेंगे वो बात मानसिक स्वास्थ्य की। हाँ, ये बात है कि उस वक्त उस ज़माने में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को, यानी माँ बाप को भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और ये बहुत भयंकर और गंभीर चीज़ थी। ये मुझे अब पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है, क्योंकि उस ज़माने में बच्चों को या थोड़े बड़े होने वाले बच्चों को मानसिक रूप से समस्याएं आ सकती है, या एग्ज़ाम से पहले की जो मानसिक समस्याएं हैं वो रियल मानसिक समस्याएं हैं, ऐसा कुछ मानने की साधन नहीं थे। और हिंदी फिल्मों ने उसमें और डुबो दिया हमको, क्योंकि हिंदी फिल्म में सीधा ऐसा दिखाते थे कि एक आदमी पागल हो जाता है, उसको फिर शॉक दिए जाते हैं और वो ऐसे ऐसे करता है। एक्चुअली मैंने बहुत बाद में मेंटल अस्पताल में मेरे दोस्तों के साथ जाके, साइकेट्रिस्ट दोस्तों के साथ जाके जो शॉक देते हैं वो देखा, वो बड़े शांत प्रक्रिया है और आदमी को बहुत काम करती है वो। असल में वो ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही उससे कोई पागल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हिंदी फिल्मों ने इतना दिमाग में डाली थी, तो कोई कहे कि मुझे थोड़ी मानसिक समस्या है तो सीधा पागल खाने की तरफ रुक हो जाता था, यानी सोचने लगते थे लोग। तो वो उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। और दूसरा, जो कुटाई करते थे माँ बाप,
बच्चों की, वो कुछ हम लोग अब्यूज़ कर रहे हैं बच्चों को, ये एक मानसिक तौर पर उनका हम लोग दमन कर रहे हैं, हिंसा है, ऐसी बातें मन में भी नहीं आती थी। उल्टा माँ बाप हमारे शिक्षकों को आके कह देते अच्छे से पीटो इसको अगर ठीक से नहीं करे तो। यस तो ये जो था, ये हम ऐसे बड़े हुए हैं। तो उसके बाद जब तुम छोटी थी तब मैंने अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी जब मानसिक स्वास्थ्य की बातें पढ़ी, जानना शुरू किया, फिर उसमें मैंने इंटरव्यूज़ लेता था, तो मैं साइकेट्रिस्ट लोगों के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, तब मुझे पता चला कि बहुत आम है ये चीज़ और हम उसकी तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट साइकोलॉजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य है, और वो अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिजिकल हेल्थ को ऑब्वियसली उसको आज अगर हम भारत डायबिटीज़ का कैपिटल है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों में डायबिटीज एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है। करेक्ट। मुझे आपसे पूछना है, आपको कब और कैसे रियलाइज हुआ कि कुछ इशू है? What was that moment in your life when you मतलब when it occurred to you that maybe this is not something that I'm equipped to deal with, or that any other doctor that I've seen is not equipped to deal with? नहीं, मुझे ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत सालों तक नहीं हुआ। यानी मेरी कॉलेज यानी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, मैं फेलोशिप मिली मुझे, तब तक मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे एक कभी कभी एंग्जाइटी होती थी। मैं बहुत घूमता था देश और दुनिया में, तो अचानक एंग्जाइटी का अटैक आता था ना, तो उसे एंग्जाइटी का अटैक अब मैं कह रहा हूँ, ऐसे मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि ऐसे मन में कुछ चूहे दौड़ रहे हैं और उसका कोई वर्णन नहीं होता था, बहुत पसीना आता था और पाल्पिटेशन ऐसा बढ़ता था, लगता था कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो और वो फिर अपने आप जाता था लकीली। देखो ऐसा है कि मेरी जगह कोई और होता है, नहीं ऐसा नहीं कहूँगा मैं, कई लोगों ने ये सहा होगा। तो ऐसा है कि मैं कई बार प्लेन में ऐसा हुआ है मुझे, और बहुत दूर की प्लेन में, जैसे यूरोप या यूएस की प्लेन में अचानक होना शुरू हो गया, तो ऐसा लगता है कि ऊपर से कूद जाए ताकि कुछ ना कुछ करूं, इससे मुझे ठीक होगा। तो वो कुछ ना कुछ का कोई अर्थ नहीं है। और मुझे ये लोगों को बताना है कि मैंने बहुत लोगों से ज़िंदगी में बात की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, लेखक, विद्वान और मूर्ख भी। तो मूर्खों से तो ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि मैं भारत में ज़्यादातर लोगों से बात करता ही रहता हूँ। तो एक्चुअली ये है कि सबको ये समस्या कभी ना कभी सामना करना पड़ा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कई लोगों को कि ये समस्या एक्चुअल एक हेल्थ इशू है और उसका सामना एक हेल्थ से रिलेटेड लोगों के पास जाके उसको समाधान करना चाहिए। तो क्योंकि हम पैरेलल ड्रॉ करने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि आप कितने साल के थे पहली बार जब आपने एक डॉक्टर के पास या किसी के पास जाके ये बात की? डॉक्टर के सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर के पास मैंने जाने के लिए बहुत साल लगे। ग्रेजुएशन हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर मेरी फेलोशिप हुई, उसके बाद मैं पहली बार डॉक्टर के पास मिला, और वो भी एक्सीडेंटली मिला क्योंकि मेरा एक डॉक्टर सर्जन था, वो मित्र था, उसने समझा बात को कि उसको भी यही तकलीफ थी। तो उसने बताया कि अरे मेरा एक साइकेट्रिस्ट दोस्त है जो तुम्हें बहुत चाहता है, जो तुम्हारा फ़ैन भी है, जब तक मैं एक थोड़ा नाम वाम हो गया था। तो वो उसके पास हम जाएं क्या? मैं बोला क्यों नहीं जाएं, मुझे इससे ये क्या हो रहा है मुझे बचपन से। और बचपन में मैंने लिखा है एक्चुअली, मैं जब छोटा था, तो आज मेरा ही एपिसोड होने वाला है क्या? नहीं, विल कम टू मी जस्ट। तो क्योंकि मैंने ये लिख चुका हूँ तो बार बार लोग बोर हो जाएंगे सुन आई वांट टू। हाँ, मैंने अपनी माँ पे जो आर्टिकल लिखी है बहुत बड़ी, तो उसमें मैं डिटेलिंग बहुत की है। उसमें लिखा है कि जब मैं छोटा सा स्कूल में था तो बाबा को आने में लेट हो जाता था, तब मोबाइल नहीं थे और बहुत बारिश होती थी, और हमने ऐसे उपनगर में रहते थे कि जहाँ पर कोई ज़्यादा आवाजाही नहीं थी, और ट्रेनें बारिश के टाइम में ट्रेनें रुक जाती थी, या कुछ भी दंगे हो गए, कुछ भी हो गया तो लेट हो जाता था। तो मैं बहुत रोता था और मुझे पाल्पिटेशन बहुत होता था और मुझे लगता था कि बाबा मर जाएंगे। और फिर मेरी माँ तो हाउस मेकर थी,
यानी वो कुछ ज़्यादा वो नहीं, वो ग्रेजुएशन वगैरह किया नहीं था उसने, वो एक हाउस वाइफ जैसे थी और वो हमको पढ़ाती थी, लेकिन वो मैट्रिकुलेशन तक पढ़ी थी। मैं और मेरी एकदम छोटी, यानी मेरे से छोटी बहन थी, तुम्हें मालूम है, तुम्हारी बुआ। तो मैं रोता था बहुत कि अब मैं अकेला, यानी मैं फिल्में देखता था ना कभी कभी छोटे टीवी पे, तो उसमें वो अकेला छोटा लड़का वही, फिर हमाल बन गया, फिर वो ये बन गया, कूली बन गया, ये ऐसा मुझे करना पड़ेगा पढ़ाई छोड़कर। तो ये सब मुझे लगता था और मैं डरता था और मैं बहुत रोता था। तो ये ट्रिगर मुझे लगता है तब से हुआ। और रोज का नाटक था ये, रोज का नाटक था। फिर मैं उसमें ओसीडी भी हो जाता था मुझे। ओसीडी की मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, लोगों को मालूम नहीं होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मुझे लगता था सुबह मैंने ये कंपास, मेरे पास कंपास बॉक्स थे 3, तो इसमें ये कंपास बॉक्स मैंने यूज़ किया आज तो बाबा जल्दी आ जाते हैं, और ये कंपास बॉक्स यूज़ किया तो बाबा नहीं आएंगे जल्दी। ये ऐसी अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और वो करते, वो एडजस्ट करते करते मेरा जान निकल जाती थी दिन भर, और उसी में लगा रहता था। तो मैं ऐसे साल गए, ऐसे साल बीत गए, और उससे मैं जूझता रहा। तो खैर वो डॉक्टर का और मेरी मुलाकात होने में इतना टाइम जा चुका था कि उस वक्त तक तो शायद मुझे वो क्रॉनिक हो चुका था सारी चीज़ें। तो पापा का तो शायद आपको पता है, ही इज़ बिन वेरी ओपन अबाउट he's been very open about his diagnosis. He's spoken at length. But मुझे भी बचपन से ये प्रॉब्लम है, एंड मेरी प्रॉब्लम भी स्कूल में ही स्टार्ट हुई थी। मंजुलिका, नो, आई थिंक भूतों से सब डरते हैं बच्चे, बट आई डोंट थिंक दैट वाज इट। जब मैं स्कूल में थी, एकदम आई वाज इन मे बी सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड, मुझे ना ऐसा डर लगता था कि अभी मैं घर से बाहर हूँ, मैं स्कूल में हूँ, तो जब तक स्कूल ख़त्म हो जाएगा मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि घर में झगड़े हुआ करते थे तभी। तो मुझे इतना डर लगता था। तभी का क्या मतलब है? आई वॉज ट्राइंग टू कवर अप, बट फाइन, व्हाटएवर। हाँ, तो एज अ किड आई थिंक आपके दिमाग में दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, योर पेरेंट्स गेटिंग डिवोर्स्ड। तो मुझे ऐसा हमेशा डर लगता था कि अभी मैं स्कूल से निकलूँगी और मम्मी आएगी और बोलेगी कि पापा घर छोड़ के चले गए, या पापा आएंगे और बोलेंगे कि मम्मी चली गई है, तो अभी तुम्हारा कोई नहीं है। ये हमेशा से मेरा डर था। इनफैक्ट मैं स्कूल से छुट्टी लेती थी या जल्दी घर आती थी जस्ट बिकॉज आई यूज़ टू वरी कि इनका कहीं बहुत बड़ा झगड़ा ना हो गया हो, या ये कुछ इतना बुरा ना हो गया हो कि मतलब मेरे होने से पता नहीं मुझे क्या लगा कि मेरे होने से हाँ, ये इसमें साथ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसमें एक मजेदार बात है। अपने होने से 1 घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो जो जगह है जहाँ पर क्राइसिस है, वहाँ अपना होना सुकून देता है थोड़ा सा। वो बिना बेवजह होता है, बिल्कुल बेवजह। यानी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वहाँ होना या ना होना, ये दोनों स्थितियों में आपको एक सुकून देता है कि चलो मैं वहाँ हूँ, तो मैं कुछ करूँ, मैं करने के लिए कुछ तो नहीं। कुछ नहीं कर सकती। I was 8 years old, मैं क्या कर लेती। कुछ करने के लिए था नहीं वहाँ पे। एंड इनफैक्ट मेरे स्वास्थ्य के लिए ये बेटर होता अगर मैं चुपचाप भूल के अपना स्कूल अटेंड कर लेती, और वो जो रिस्पाइट मुझे मिल रहा था। हाँ, मैं ये भी स्कूल की भी बात है मेरे लिए। ये जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी और उसके ऊपर जो काउंसलिंग होती है आजकल स्कूलों में, वैसे ना होने की वजह से मैं जितना ब्राइट स्टूडेंट था उतना मैं यानी बेस्ट कर सका, लेकिन मैं आउटस्टैंडिंग यानी एक्सलेंट कर सकता था, वो ना कर सका। उससे फर्क नहीं पड़ा, बाद में मैंने मेकअप किया हर चीज़ को, लेकिन उस वक्त तो वैसे हुआ। मेरे भी स्कूल में अंटिल आई वॉज इन मे बी 8th स्टैंडर्ड तब तक नहीं आया था ये ऐसा कुछ कि ओ माय गॉड ऐसे कुछ एंग्जाइटी होती है। एक और एंग्जाइटी होती थी मुझे, वो मैथ्स पीरियड के पहले। ऐसे लगता था मेरे पेट में ऐसे एकदम गोला आ जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि अभी कुछ भी हो जाए, कुछ आग लग जाए, चाहे टेररिस्ट आ जाए स्कूल में। नहीं, लेकिन स्कूल में एक्चुअली मैं बताता हूँ तुमको, 90% बच्चों को
एग्जाम से पहले IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी पेट में दर्द जो बोलते हैं ना, जो स्कूल नहीं जाना चाहते या एग्जाम से पहले स्कूल बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट में दर्द झूठ नहीं है, वो एक्चुअली पेट में दर्द होता है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मुझे खुद को है, तो मुझे मालूम है कि एक्चुअली दर्द होता है वो, और एक्चुअल दर्द से वो ज्यादा दर्द होता है। हाँ। लेकिन वो काल्पनिक भी है, वो वास्तविक भी है। करेक्ट। और ज्यादातर अडल्ट इसे इसलिए कहते हैं कि इसको नहीं जाना, इसको आलस है, इसको एग्जाम नहीं देनी, इसने पढ़ाई नहीं किया, पेट में दर्द। ऐसा नहीं होता, शायद पढ़ाई ना की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक लिजिटिमेट कंसर्न है। मुझे भी था। इनफैक्ट आई वॉज गेटिंग बुलीड अराउंड 5th स्टैंडर्ड, आई थिंक यू रिमेंबर दिस। और इतनी बुरी तरह से मैं डिस्टर्ब्ड थी कि मैं बार बार कहती थी, नहीं मुझे पेट दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पेट दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। ये 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट 6-7 महीने किया है। और ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। हाँ। क्योंकि लड़कियों के अलग अलग टाइप का बुली होना पड़ता है। हाँ। और उनको एक डिफेंस मैकेनिज्म, अगर सजग माँ बाप ना हो तो बहुत भयंकर परिस्थितियां आ सकती है। एंड द थिंग इज, आपको लग रहा होगा कि अच्छा तुम्हारे पापा को ऐसे था तो उन्हें पता होगा, लेकिन हम में से किसी को भी आइडिया नहीं था अबाउट द सीवियरिटी ऑफ द, यस, एंड कि मतलब इस उम्र में मेरे बारे में ये सोचना, ये इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि ठीक है, तुम ऐसे ना तभी सोचते थे कि ओके इनमें कुछ प्रॉब्लम है, सो बिकॉज ही इज लाइक फ्लॉड और बिकॉज ही हैज एन नहीं, इशू। फिर हम लोग तुम्हें ना पेडियाट्रिशियन के पास ले जाते थे, हाँ। संदीप अंकल, हाँ। डॉक्टर संदीप अंकल। सो इट वाज नो, बट इट वाज ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड केस कि ये आदमी बीमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी को होना चाहिए। इट वाज वेरी लाइक द जेनेटिक कंपोनेंट या स्ट्रेस, ये चीज़ें वर नेवर कंसिडर्ड। तो मुझे पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते थे। मुझे एक इतने डॉक्टर्स मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। बचपन में तो मैं बार बार बीमार पड़ती थी और किसी को समझ में नहीं आता था कि ये क्यों इतना बीमार पड़ती है, और स्कूल में भी मुझे चिढ़ाते थे कि तू तो हमेशा बीमार रहती है। नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ, आज भी मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि वो मुझे भाषण के लिए बुलाते हैं या कहीं और बुलाते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो लोग बोलते हैं यार आप तो बहुत ही तबीयत गड़बड़ है आपकी। उनको लगता है कि ये तो पूरा काम से गया है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आता कि इमोशनली लो होने की वजह से इंसान को तबीयत ठीक नहीं है कहने का हक है। करेक्ट। वो उनके समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं का मतलब मेरा मूड नहीं है। तो लोग बोलेंगे क्या आकड़ू है राजू परोले, या कितना एटीट्यूड है इस आदमी में, एटीट्यूड कितना है। लेकिन मुझे नहीं करना है। यानी मुझे एक्चुअली, मैं बोलता हूँ प्रियंका, तुमने खुद देखा है, कई बार मैं भाषण का जब इनविटेशन आता है बहुत बड़े कहीं से भी दुनिया भर से, तब मैं हंस हंस के लेता हूँ। तुम लोग सब एकदम बोलते हैं, तुम लोग बोलते हो चलो चलो ये तो कितना बड़ा, ये करो, ले लो। और जैसे जैसे दिन करीब आते तो मेरी हालत क्या हो जाती है। तो मेरा एक्चुअली आज भी IBS होता है मुझे। आज भी मुझे लगता है कि मैं सारा वो अपना जो बैग है ऐसा फैला के रोना शुरू कर दूं हाथ पर, जैसे मैं किंडरगार्टन में रोता था और माँ को बिठा के रखता था बाहर, सेम करने का मेरा दिल करता है। और मैं कुछ ना कुछ, मैं कई बार पीयू को बोलता हूँ, अरे पीयू मैं कुछ बोलूँ क्या इनको, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है। तो 80% टाइम प्रियंका बोलती है कि बाबा तुम्हें ये सब लेके पिटा रहा, तुम्हारा निकल जाना है, बस तुमने बोला है तो तुमको करना है। वरना ये एक देखिए ऐसा है कि ये नासुर बन गया आप। मैं अगर बचपन में ही मेरा काउंसलिंग किया जाता, उसका इलाज किया जाता, तो ये ना बनता। जो मैं आज एक्चुअली फिजिकली भी बीमार हो जाता हूँ, मैं उससे फिजिकली बीमार हो जाता हूँ, मेरी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और मैं बार बार बीमार क्यों होता हूँ, तो ऐसा मुझे कई लोग पूछते हैं, जिसमें नेता है, अभिनेता, कुछ लोग पूछते अरे राजू तुम इतने बीमार क्यों जाते हो, दिखते तो ठीक नहीं हो, ठीक हो। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अगर वक्त पे काउंसलिंग और अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशन भी देना है। और वो कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं है जो दुनिया से बाहर, जैसे आप बुखार आए तो पैरासीटामोल देते हो, वैसे ही कुछ दवाएं हैं वो देनी है, ताकि आपको आगे जाकर ये सारी समस्याओं को सामना ना करना पड़े। तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो है, मेरा सृजन जो है,
जितना मैं कर सकता हूँ उससे मैं समझ लीजिए आप 60% ही करता हूँ। वो मेरी प्रोडक्टिविटी और सृजन को डैमेज कर गया है। खैर तुम्हारा तो कुछ ठीक चल रहा है, तुम बिना वजह बोल रही हो, मेरा देख के तुम अब ना ऐसा ही सिकुड़ लेती हो। हाँ देखा, यही होता है। आपको लग रहा होगा कि अच्छा तुम्हारे पापा को तो इतना पता है इन सब के बारे में, तो तुम्हारा तो बहुत अच्छा ख्याल रखा होगा घर पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है, बट इट्स नॉट बिन ईजी, क्योंकि मेरे चैलेंजेस पापा के चैलेंजेस से बहुत अलग है। किसी को भी सेम टाइप की बीमारी, मतलब एक सिमिलैरिटी है, एक पैटर्न है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे कि पापा को कहीं जाने से पहले लगने लगता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो इनवाइट आते ही लगता है कि मुझे करना ही नहीं है कुछ। नहीं, और तुम्हें बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और बाहर कहीं हम लोग जाते हैं विदेश में तो तुम लोग सुबह उठ के तैयार हो जाते हो, जो कि मैं जिंदगी में सामने आईफेल टावर हो तो भी नींद, मुझे सोना अच्छा लगता है, ताकि मुझे लगता है कि नहीं बाहर जाके क्या है आईफेल टावर, एक दिन इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा तो आईफेल टावर कहाँ और मैं कहाँ। The thing is, so I should give you some background about my mother at this point, क्योंकि I am a mixture of these two very different people. मेरी मॉम का दिमाग एक होंडा सिटी के इंजन जैसा है, वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट। जैसे ही चाबी घुमाओ शी इज़ ऑफ। वो डिसिप्लिन्ड है, वो हार्ड वर्किंग है, उनको कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी, अभी है बट पहले नहीं थी, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो उन्हें ऑब्वियसली आइडिया नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। तो वो एक प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड बन गया था हमारे घर में कि मेरी मॉम जितना काम कर पा रही है उतना काम हम सब कर पाने चाहिए। और पापा तो तभी संवाद करते थे, तो ही यूज्ड टू बी आउट ऑल द टाइम, ही यूज्ड टू बी शूटिंग। तो मेरे ऊपर आता था वो कि तुम अकेली क्यों हो जिससे नहीं हो रहा है कुछ भी, तुम्हें तो सिर्फ स्कूल है। और मुझे अलग, मतलब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे होते थे कि अभी पापा घर आएंगे, फिर ये दोनों लड़ेंगे, फिर कल मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, फिर क्या पता कि अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो उनका डिवोर्स हो गया तो। और ये सब सोचते सोचते मेरा पूरा बचपन निकल गया। एंड बाय द टाइम आई वॉज मे बी इन 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो वक्त मुझे मिल रहा है घर से बाहर, स्कूल में 9 घंटे 8 घंटे। पहली बार तुम यूएस गई तब तुम्हें फील हुआ वो? हाँ, अपने स्कूल मेट्स के साथ। मैं 6th स्टैंडर्ड में यूएस गई थी। स्कूल से हमें लेके गए थे, एक ट्रिप थी। और मैंने ना बहुत, मतलब प्लीज़ 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 करके मनवाया था, कैसे भी करके मम्मी पापा को मुझे भेजने के लिए। जैसे ही मैं एयरपोर्ट गई, वो जो फीलिंग मुझे आई ना, वो अनमैच्ड थी। आज़ादी की आज़ादी। I was like, oh my God, for the next 12 days there are no parents, there is no school, there is nothing. किसी के झगड़े नहीं, किसी का। और क्या मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या है ना, अगर मम्मी पापा को मुझसे बात करनी है तो वो फ़ोन करेंगे, है ना। अगर फ़ोन मैंने नहीं उठाया तो उनके पास कोई चांस ही नहीं है बात करने का। तो मैं बिंदास अपना फ़ोन कहीं भी रख के निकल जाती थी घूमने के लिए। और उसकी वजह से पापा को जो हुआ वो अलग है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। मैंने और वो उस पे के ऊपर आज भी हंसा। और बाद में मैंने काउंसिलर को ये बात बोली तो भी वो हंसा कि तू एक फोन भूल के जाएगी करके। मैंने 2 फोन देखे रखे थे, तू दोनों हाँ, मैं दोनों रखे, मैं भूल नहीं रही थी, मैं रख के जा रही थी फोन। मुझे पहली बार मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा फील हुआ था कि इन दोनों की आवाज़ें मैं बंद कर सकती हूँ, मुझे सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ फॉर दोज 12 days। और वापस आते वक्त मैं सोच रही थी, यार अब वापस जाके ये लोग डांटेंगे कि फोन नहीं, लेकिन किसी भी देश से हिंदुस्तान वापस आते वक्त जो धारावियों में नीले नीला रंग का वो छप्पर दिखते हैं ना, तब रोना आता ही है। नहीं, दैट वाज नॉट इट फॉर मी। मुझे बस आजादी पसंद आई। बस देश प्रेमी होना और ये लगना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। मेरे कारण बहुत अलग थे। नहीं, और दूसरी बात यह है कि मुझे, अब मैं वो बताता हूँ कि तुम्हारी वो पीढ़ी है जिसने बचपन से ऑनलाइन फूड मंगाना, ऑनलाइन फूड खाना,
या बाहर का खाना आराम से, यानी बाहर का खाना इज्जत से, ये सब तुम्हें मुमकिन था। मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब मेरे फादर हमें एक शेट्टी का होटल था, रेस्टोरेंट था, होटल नहीं रेस्टोरेंट था, उसमें एक इडली एक वड़ा खिलाने के लिए हर संडे ले जाते थे। वो भी उनके मर्जी के ऊपर है, उस दिन उनकी मर्जी, हमारे ऊपर गुस्सा हो गया तो वो कैंसिल हो जाता था, फिर दूसरे हफ्ते चल जाता था। तो उतना ही बाहर का खाना, तो मैं ऐसा था एक तो, और दूसरा उससे फायदा शारीरिक रूप से बहुत हुआ। और चलने, मेरे पास ना बाइक थी ना साइकिल थी, बाबा ने मुझे साइकिल नहीं दी, बाइक तो बिल्कुल नहीं दी। दूसरे की बाइक चलाई मैंने, और मुझे यहाँ पर लगा था, मैंने ऑयल का टैंकर गया, रिसाव हुआ तेल का, तो उसके ऊपर से मेरी बाइक स्लिप होगी, और बाइक स्लिप हो गई तो यहाँ पर पूरा घाव हो गया था। वो बहाना बना के बाबा ने मुझे बाइक ही नहीं दी, और माँ ने भी उसमें हामी भरी, तो मेरे पास कोई वाहन नहीं था। मुझे भी बाइक चाहिए थी, मुझे भी नहीं मिली, लेकिन गाड़ी मिली तुम्हें, और सीखी, और तुमने गाड़ी ठोकी कई बार, और फिर भी तुम्हें मिली, और तुम अभी भी जाके बिंदास रात को 2 बजे कॉफ़ी पीती हो, और मैं पुणे से तुमको फ़ोन करता हूँ तो तुम कॉफ़ी पीती बैठे रात को 2 बजे जूहू में मिलती हो। खैर, ये सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बाइक निकली क्योंकि वो दर्द है मुझे अभी भी बाइक का। तब 25,000 में बाइक आती थी हीरो होंडा की, वो बाबा ने मुझे दी नहीं। तो वो सारी जो मुझे घाव आया तो फिर वो नहीं मिली, तो हम लोग चल के ही जाता था, मैं कहीं भी चल के जाता था। मुझे आज आश्चर्य होता है कि इतना मैं चलता था कि आज मुझे वॉक के लिए कहते हैं ना, और मैं वॉक नहीं करता, तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कैसे इतना चलता था। यानी समझो तुम अब यहाँ से समझ लो गोरेगांव जाना है, यहाँ से यानी मैं यहाँ से चर्चगेट स्टेशन से चरनी रोड का जो तारापुर वाला एक्वेरियम है ना, वहां से टू एंड फ्रो में चल के आया हूँ कई बार। रोज मैं वीटी स्टेशन से चर्चगेट चलकर आता था और वापस चलकर जाता था। तो मुझे और फिर आरजे था, मैं रेडियो में वो करता था, और तो काम तो पूरा दिन करता था, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि अलग ही कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लगा मुझे। तो वो जो अलग था ना, उससे साइकोलॉजिकली और फिजिकली मेरे जनरेशन को एक फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज बेस्ट मेडिसिन है एक, और दूसरा आप कम खाते हो, भूख लगती है लेकिन कम खाने से भी आपको फ़ायदा होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली एक लगता था श्राप है, लेकिन वो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग, लॉन्ग टर्म में वो ब्लेसिंग रहा। इसलिए मेरा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसका जो प्रॉब्लम का जो सिवियरिटी है वो मुझ तक इतनी मुझे तकलीफ नहीं दे पाई जितना तुम अब घर में बैठी हो। जब उतरोगी, नहीं तुम्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेस ईटिंग खाने का मन हुआ तो तुम घुमाओगी कुछ नंबर और स्ट्रेस ईटिंग करोगी। मैं अभी मुझे स्ट्रेस ईटिंग करने का मन हुआ, मम्मी को पूछो मम्मी खाने को क्या है, तो बोला खाना खाया है ना, मैं बोला हाँ, तो अब क्या है, तो बोला कुछ नहीं, तो बैठो। तो स्ट्रेस ईटिंग कुछ है ही नहीं। और बिस्किट्स भी ऐसा था, बिस्किट उस वक्त ना पार्ले बिस्किट का बहुत दौर था, तो पार्ले ग्लूकोज जो अभी फैक्ट्री बंद हो गई, तो 4 बिस्किट चाय के साथ मिलती थी, मुझे 4 ही अच्छी लगती थी, और 2-3 मुझे अच्छी नहीं, 4 ही चाहिए मुझे, ओसीडी। हाँ, उसे 4 ही चाहिए। तो वो 4 बिस्किट तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, तो वो 4 बिस्किट और चाय। तो ये जो था ना, तो स्ट्रेस ईटिंग के लिए कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और देखो ऐसा था कि पूरा मध्यम वर्ग भी था, वो बहुत ही ऐशो आराम से वो नहीं था। जैसे आज जैसे देखो जब मॉल में आप घुसते हो, जो चाहे चीज़ें उठा लेते हो, वैसा नहीं था। वो एक सीमित बजट था और सीमित चीज़ें घर में आती थी, उसमें उसकी घर में जो गृहिणी है वो बनाती थी और वही बच्चे खाते थे। और यानी जो करता है यानी बच्चों के पापा या फादर या वो लोग खाते थे। तो हमारे लिए ना ये बातें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, जो बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए समस्याएं बन के आई, जैसे कि फूड और ये जो फास्ट फूड और अन्य चीज़ें, वो हमारे लिए नहीं आई, तो उससे मैं बच गया। यहाँ पे मैं एक
बोलना चाहूँगी, आपने जो गृहिणी का उल्लेख किया उसमें अब जब मैं सोचती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि हमारी माएँ या मेरी तो दादी, मम्मी तो वॉज लिविंग इन अ सिटी सो इट वॉज ओके, कि हमारी दादी परदादी, उनको ये सब लगना इतना शायद नॉर्मलाइज हो गया था कि मतलब उनको घर छोड़ के बचपन में ही शादी हो रही थी, उन्हें एक घर संभालना होता था, उनके पति बाहर जाते थे, पता नहीं क्या करते थे, ये सब के बीच में एक स्ट्रेस, एक हाँ, मुझे और मेरी माँ को एक डर रहता था, मेरे पिताजी दारू पीने लगे तो, और वो हम लोग ने शेयर भी किया था कई बार। हाँ, मुझे एक बार माँ ने पूछा और वो उसका मुझे मेरे दिल में इतना पक्का बैठ गया, मुझे पूछा कि ये लेट आते हैं आजकल, पी के तो नहीं आते हैं? तो यार मेरे दिमाग में इतना बैठ गया वो कि मैं बाबा के इर्द गिर्द घूमता रहता था चेक करने के लिए कि क्या कहीं कुछ, लेकिन क्या सुराग मिलेगा, पीते हैं नहीं पीते हैं क्या पता ही। बाबा पीते नहीं थे एक्चुअली, लेकिन ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें थी। और मेरे फादर को ना ये साइकोलॉजी वगैरह पे विश्वास आखिर तक नहीं, तुमने तो देखा है कि उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि अरे अच्छा खासा खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, क्या प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करो और मस्त रहो, ये कहते थे। तो मेरे दादाजी, हाँ मतलब मैंने जो कहा ना होंडा सिटी दिमाग, मेरे दादाजी का भी होंडा सिटी दिमाग था, चाबी घुमाओ शुरू, सुबह 5 बजे उठ के वॉक पे जाते थे, घर आते थे, खाते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर उनका दिन वहाँ से शुरू होता था। अरे वो उसमें उनकी एक मज़ेदार बात तुमको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, याद है होगी तो मैं, हम लोग बैंकॉक में थे, तुम मैं और तुम्हारी मम्मी, हाँ हाँ, और उनके बड़े भाई गुजर गए, हाँ उनके बड़े भाई गुजर गए, उसका फोन उनके छोटे भाई की बेटी ने मुझे किया, हाँ हाँ दादा काका गेले है ना, ऐसा फोन आया। तो मैंने, बाबा अकेले थे घर पे यहाँ पर मुंबई में है ना, अपने घर पे इतने बड़े फ्लैट में वो अकेले थे, उनको फोन किया तो फोन उठाया नहीं उन्होंने, और मैं 2 घंटा फोन करता रहा। और तुम्हें तो मालूम है मैं एंजाइटी न्यूरोसिस का यानी पैनिक डिसऑर्डर तक गया है मेरा मैटर, तो वो फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ के जो मेरे गुर्गे हैं उनको भेजा 4-5 अपने 1-2, तो वो सब गए और बाबा को लेके आए, और उन्होंने मुझे फोन, अरे बाबा को फोन देता हूँ। मैं बोला बाबा किधर मिले तुम लोगों को? बोले वो मसाज पार्लर में मसाज ले रहे थे। हाँ, वो लाइफ का इतना लोड नहीं लेते थे उन्हें। हाँ, और नहीं, मैंने उनको बोला अरे बाबा मैं आपको इतना फोन कर रहा हूँ, पहले गुस्सा आ गया मेरे को, आप फोन ही नहीं उठा रहे, कोई बात है यार। तो बोला मसाज तक लेते वक्त थोड़ी फोन उठाते हैं, वो उधर साइड में रखते हैं। मैं बोला वो नहीं, बात सी इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी है? मैं बोला बड़े चाचा गुजर गए। अच्छा कैसे गुजर गए? मैं बोला कि अरे उनको ऑपरेशन करने के लिए पेट पे गए थे, तो वो एजेड थे, 80 थे मेरे बड़े चाचा, तो उनको कोई इतने बड़े डॉक्टर शायद नहीं थे वो, तो उन्होंने पूरा ओपन ऑपरेशन किया ना ये, तो उसमें उनका देहांत हो गया। बोले ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए था। मैंने कितनी बार बोला था उसको। तो मैं बोला यार सब्जेक्ट वो नहीं है, सब्जेक्ट आप फोन नहीं उठा रहे हो, वो गए हैं, ये सारी चीजें हैं, हम उधर नहीं है, ये सारी बातें हैं। तो मेरे फादर इस टाइप के थे। बिग टाइम। मैंने कभी मेरे दादाजी को बहुत अपसेट होते हुए या बहुत ही ज्यादा मतलब आज वो एकदम सैड है ऐसा कभी नहीं देखा। बस लास्ट फेज में जब वो उनके कैंसर का ब्रेन तक गया और एक बार गिर गए और शायद उनको उठना मुश्किल हो गया, तब उनकी आंखों से आंसू आ गया और बोले कि मैं अब उठ नहीं पाऊंगा। उस दिन उन्हें रोना आया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम, हाँ उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ एक स्टीप डिक्लाइन में चली गई। वो मेंटल हेल्थ नहीं, वो एक्चुअली उनको वो आई मीन ही वाज डाइंग, सेकेंडरीज डेवलप हुए थे उनके ब्रेन में, एंड ही आल्सो न्यू दैट ही वाज डाइंग एंड दैट आल्सो कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर हिम। बट एनीवे, ग्रीफ पे आते हैं। हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़रूरत से जल्दी डेथ देखी है और इट हैज़ हैड एन मैं थोड़ा बोलूं शुरू में थोड़ा सा? हाँ बोलो। पीयू का सबसे नज़दीकी रिश्ता, पीयू की दोस्त थी तो पीयू की छोटी मौसी थी,
और पीयू की एक ही मौसी थी सगी वाली, और वो उसकी मौसी 30s में थी ना, 30 अर्ली 30s में थी। हाँ, अर्ली 30s में थी। उसको छोटा बच्चा था जो उस वक्त 4th में था। एम आई राइट? या उस वक्त 4th में था। अब वो सेकंड में था, और उस वक्त 2nd में था। अब वो कॉलेज में जाता है। हाँ। तो उस वक्त वो अचानक ऐसे होली के ही दिन थे, हम पूरन पोली लेके उसको रहेजा में मिलने गए थे। एकदम ओके थी, ऑटो इम्यून का कुछ थोड़ा सा इशू था, थोड़ा बुखार था, और आई, उसको डिस्चार्ज कर दिया, घर पे आई, और उसको अचानक थकान जैसी हुई और उसको अस्पताल लेके जाते वक्त वो गुजर गई। और दैट डेट, वो डेथ जो थी वो सो अनएक्सपेक्टेड एंड सो अनप्रेडिक्टेबल एंड सो शॉकिंग फॉर पीयू एंड हर मदर, और मेरे लिए भी, लेकिन इनके लिए इतना ज़बरदस्त था कि वो कई सालों तक, शायद अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। मेरी मॉम का होंडा सिटी वाला दिमाग शायद उस दिन पहली बार फॉल्टर हो गया था। ऑल्सो उस टाइम तक, मतलब बाय द टाइम नमी पास्ट, उससे बहुत पहले से मुझे इश्यूज चालू थे। द फर्स्ट टाइम मुझे इतना बुरा लगा दैट आई कुडंट हैंडल इट वॉज आई थिंक इन 2016 में हम बाहर गए थे कहीं खाने के लिए, मैं, मेरी मॉम, मेरी नानी और नमी, और मुझे इतना बुरा एंजाइटी अटैक आया कि मैं लेट गई रेस्टोरेंट में, मुझसे चलने नहीं हो रहा था। और उस मोमेंट पे कहीं पे मेरी माँ, जिससे पहले इन चीज़ों पे कोई भरोसा ही नहीं था, उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये कुछ इशू है और शायद मेरी बेटी को अभी मदद की ज़रूरत है। तो उस दिन शाम को मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा उस चीज़ के बारे में। हम घर आए, मैं अपने रूम में, मम्मी अपने रूम में, और उस दिन शाम को मैं मम्मी के पास गई। मैंने कहा, मॉम, ये एक थेरेपिस्ट है, यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, और मुझे लगता है कि अभी मुझे इसके पास जाना शुरू कर देना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उस दिन जब मैं पहली बार मैं स्कूल यूनिफॉर्म में फर्स्ट टाइम उसके केबिन में मैंने कदम रखा था, अपने स्कूल वाले बैग के साथ। 3 बजे की मेरी, 3 नहीं, 3:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं 3:15 को स्कूल से छूटती थी। मम्मी मुझे पिकअप करके डायरेक्टली उन्होंने वहाँ थेरेपिस्ट के क्लिनिक में छोड़ दिया। और मुझे अभी भी वो दिन याद है। मेरी मॉम को इतना डर लग रहा था कि तू ठीक होगा ना सब, मतलब तू कैसे, ये कैसे होगा, क्या बात करेगी तू, मैं बैठूँ क्या तेरे साथ? मैंने कहा, नहीं, आई थिंक आई विल बी ओके हियर। तो मैं बैठी। उसका नाम, मेरी पहली थेरेपिस्ट का नाम निखिला था, है। वो बहुत अच्छी है। She's शी इज वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। That's what you say about everyone. She saved my life at that point. अगर तभी मेरी ज़िंदगी में वो नहीं आती तो शायद मैं उतना ना कर पाती जो मैं अभी तक कर नहीं, चुकी एक बात मैं उनके बारे में एक और बात बताऊंगा। उनमें एम्पैथी और कंपैशन बहुत है। और एक दौर में मैं उनके पास गया था, जब तुम मैंने बोला, वो मेरा केस अलग था, क्योंकि मेरा मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो कॉम्प्लेक्स थी और मैंने आप खुद बिगाड़ ली थी वो अपने उसकी। तो उनके यहाँ मैंने वो कहा जैसे कि वो, लेकिन बाकी उन्होंने जो ट्रीटमेंट की या उन्होंने मेरे लिए जो कोशिश की, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने जो मेरे साथ बिहेव किया, वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर बिहेव किया। करेक्ट। आई वॉज अ चाइल्ड, राइट, एंड दिस इज टू एनी मेंटल हेल्थ और प्रैक्टिशनर। पहली बार मैंने तुझा वशीला लावला होता। हाँ, पहली बार मेरी सेटिंग से पापा को कहीं पे एंट्री मिली है। एनीवे, वेरी वेरी डार्क इफ यू थिंक अबाउट इट, बट I still remember the kindness with which she made me feel at ease, कि मैं बच्ची थी, बहुत ही छोटी थी, और इतने, I was also her youngest patient at that point. It was the first for her also. मेरा तो first time ही था in therapy, and it was such a complicated process. But that first day जब मैंने बात कही कि मुझे ऐसे हो रहा है और ये है, ये एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है,
उस दिन से लेके 50% ऑफ द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. सो शी बेसिकली टुक केयर ऑफ मी ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड जैसे मैं बड़ी होती गई आई रियलाइज्ड, मतलब आई लर्नड हाउ टू कोप विथ माई एंग्जाइटी, हाउ टू आज भी वो तुम्हें याद करती है? मैनेज. हाँ, आई ऑल्सो एवरी नाउ एंड देन अगर मुझे ट्यून अप की ज़रूरत होती है तो आई गो बैक टू हर एवरी वंस इन अ वाइल. बट उसने मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ में सिखाई, और उन चीज़ों की वजह से आई वॉज एबल टू ग्रो. मेरी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टंट हो गई थी. मेरे ग्रेड्स इम्प्रूव हुए, मैं स्कूल जाने लग गई. एक रेजिलियंस मुझ में डेवलप हुआ जो अगर मैं हेल्प ना लेती तो शायद अकेली जूझते हुए नहीं कर पाती वो. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डू यू थिंक यू वुड हैव सर्वाइव्ड इफ़ यू डिड नॉट गो टू थेरेपी. येस, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू. मतलब आई वुड हैव सर्वाइव्ड, आई वुड हैव बीन अलाइव. बट मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इतनी अच्छी नहीं होती अगर मुझे उस समय कोई नहीं होता ये सिखाने के लिए कि इन चीज़ों से डील करना क्या होता है, कि ये चीज़ें नॉर्मल होती है, कि ये होता है इंसान को. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है. लाइक एम आई ब्रोकन, एम आई इज़ दिस, एम आई, क्या मैं पागल हूँ, ये पागल हूँ. और मुझे याद है तुम उस वक्त उन जमाने में मुझे आश्चर्य होता था, तुम हर किसी के पास रिकॉग्निशन के लिए ऐसा देखती रहती थी, एक बेसिक रिकॉग्निशन के लिए, छोटी छोटी चीज जो तुम में है. यस. इंसान उस स्टेट में जो भी एक थोड़ा सा भी बेटर फील कराए उन चीज़ों की तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है. उससे गलतियां भी होती है और सही भी होता है. लेकिन ये एपिसोड में एक आगे मैं एक छोटी चीज़ बता दूंगा, और वो बताना बहुत ज़रूरी है वरना ये एपिसोड कंप्लीट नहीं होगा. अगर आप खुद या आपके बच्चे उनको ज़रूरत है तो आप मेडिसिन लेने से मत कतराओ. हमारे देश में ये एक ऐसी भावना है कि इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं. दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है. शादी के साइड इफ़ेक्ट है, बच्चे होने के साइड इफ़ेक्ट है, हम पैदा हुए उसके साइड इफ़ेक्ट है, होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि उसके शुगर की गोली रहती है, आयुर्वेद के इतने साइड इफ़ेक्ट है. मेरे पापा ने आयुर्वेद का लेड बेस्ड जो पाउडर खाया उसकी वजह से उनकी किडनी को डैमेज हुआ. अल्टीमेटली ही वॉज मैलिग्नेंट एंड उनकी जान पे बनी. तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है. तो सबसे कम साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक दवाइयों को सोच समझ के बनाते हैं, और बेसिक अब बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस दवा मार्केट में आ चुकी है, और आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं जिसकी वजह से आपका सृजन, आपका जीवन सुखी हो सकता है. आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत साउंड है तो. वरना सब बर्बादी की तरफ आपको ले जाता है. आपका एक साइकोलॉजिकल हेल्थ अगर डैमेज्ड है तो आपका कोई भी चीज़ आपको सुखी नहीं बना सकती. और उसके लिए अगर दवाई ज़रूरी है, ऐसा अगर आपको डॉक्टर बताते हैं तो 100% आप दवाई लेनी चाहिए. आप उसको टाल के आगे मत बढ़िए. 2018 में जब मेरी मौसी का देहांत हुआ, उसके बाद आई रियलाइज्ड कि शायद बात करने से या थेरेपी से मुझे उतना रिलीफ नहीं मिल पा रहा है. ये एक और चीज़ है जिस पे मैं गौर करना चाहती थी कि जब आपके अराउंड सिस्टम या आपका एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो, जो आजकल हमारा दुनिया में क्या चल रहा है, कैपिटलिज्म, ग्रीफ, इन सब चीज़ों की वजह से इतनी ख़राब एनवायरनमेंट है, तब आप थेरेपी से या बात करने से कुछ ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि इंसान की रेजिलियंस की भी एक सीमा होती है. तो उस समय इंसान को एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाके दवाई लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. और मैं इसमें एक ऐड करता हूँ कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके आपको अगर ठीक नहीं लगे, देखो 3-4 चीज़ें हैं इसमें और वो बहुत सावधानी से हैंडल करनी चाहिए. साइकेट्रिस्ट जैसे आप डोज एडजस्ट करते हो वैसे साइकेट्रिस्ट भी आपके साथ एडजस्ट होना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि हर साइकेट्रिस्ट हर पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, और डोज भी हर डोज में डोज भी एडजस्ट करने पड़ते हैं.
तो वो सारी चीज़ें सेट होने तक आप थोड़ा पेशेंस रखिए, उससे सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं, मैंने मेरे एक साइकेट्रिस्ट थे, मित्र हैं अभी वो मेरे, तो उनके पास ऐसा आदमी आया था, वो गला काट के आया था। तो उसकी बेटी और बेटा उसको लेके आया था, वो पुलिस में था, बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन उसने अपना गला काटा था। वो स्टिचेस भी थे उसके, तो डॉक्टर ने उसको दवा दी थी। वो इतना इम्पेशेंट हुआ करता था कि उसको, लेकिन बाद में वो ठीक हुआ और मैं उसको मिला। उसने एक लेटर लिखा था डॉक्टर को, वो डॉक्टर ने उधर लगा के रखा था, वो मैंने पढ़ा। तो वो जिस दौर से गुजरा था वो सारी चीज़ें उसमें थी। जब पहली बार मैंने और सबसे मज़ेदार बात बताऊं आपको, ये बात तुमको सुनकर हैरानी होगी। उसने अपना गला स्लिट कर लिया, गला काट दिया, वो डॉक्टर ने उसको बचा लिया, स्टिचेस विचेस आ गए। तब तक ना आत्महत्या गुनाह है ये कानून बार हो चुका था, क्योंकि आत्महत्या की कोशिश हमारे देश में अब गुनाह नहीं है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी इसको मालूम नहीं था, तो वो डर रहा था कि उस पर केस हो जाएगी, इसलिए फिर खुदकुशी की कोशिश कर रहा था वो। पहली बार जब मैंने दवाई ली, मुझे याद है पहली दवा में कुछ नहीं होता। इट्स जनरली वन ऑफ दोस्त, जब आप एक लॉन्ग पीरियड 2-3 हफ्ते जाते हैं तभी आपको धीरे धीरे उस दवाई का इफ़ेक्ट दिखने लगता है। तो 3 हफ्तों के बाद एक दिन मैं उठी सुबह और मुझे ऐसे लगा कि बाकी लोगों को रोज़ ऐसे लगता है, ऐसे कर पाते हैं, कुछ लग ही नहीं। मतलब वो सांस भी पूरी आ रही है और मतलब उठते ही ऐसे नहीं लग रहा है कि अरे यार फिर से सुबह हो गई, फिर से उठना पड़ रहा है। मतलब आम जनता ऐसे फील करती है, मुझे आइडिया ही नहीं था। और नींद भी पूरी हो गई थी, रात को बुरे सपने भी नहीं आए थे, मैं एकदम ऐसे बेचैन होके उठी भी नहीं थी। मैंने सोचा यार ये लोग अपनी जिंदगी इजी मोड पे जी रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली हमारी बॉडी पूरी जैसे केमिकल पे चलती है। कॉर्टिजोल यानी सुबह मॉर्निंग एंग्जाइटी एक कहते हैं, मॉर्निंग एंग्जाइटी यानी उठने से पहले जैसे जैसे सूरज की पहली रोशनी, पहले किरण आने लगते हैं, वैसे वैसे एक ऐसा बेचैन सा होने लगता है, उसको मॉर्निंग एंग्जाइटी कहते हैं। वो कॉर्टिसोल लेवल पे डिपेंड करती है, कुछ दवाएं उसको नियंत्रित करती है और अपने आप आपको ऐसा लगता है कि आप एक कंफर्टेबली फ्रेश उठे हो। वो नेचुरली होना चाहिए। हाँ। लेकिन नेचुरली होने से पहले आपको कुछ एक जैसे दवा से एक लेवल पे लाया जाता है, फिर वो दवा बंद की जाती है, फिर आपको नेचुरली अपना आप वो सब हो जाता है। तो आई वॉज डायग्नोस्ड विद ADHD, विच इज़ 1 स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम वॉट एवर डैड एवर हैड। ठीक है, उसका पढ़ाई से डायरेक्ट लेना देना होता है। तो पहली बार जब पापा को मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ADHD है, तो हर इंडियन फादर की तरह उन्होंने भी आळशी आहेस तू, ADHD वगैरह काही नसतं, ऐसे करके जिस तरह से नहीं, मैं ये बात ऐसे झटक दी। मैंने झटक नहीं दी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ना हो। आई नो आई अंडरस्टैंड, बट वो हुआ। उसके बाद मैं तो डटी रही, मैंने कहा नहीं मुझे है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ अपनी पढ़ाई में, अपनी एकेडमिक्स में। क्योंकि कोई भी टीचर जो मुझसे बात करती थी उन्हें लगता था कि ये कितनी ब्राइट स्टूडेंट है, ये 90% लाती होगी, लेकिन एक्चुअली मेरे ग्रेड्स उतने नहीं होते थे। तो आई वॉज श्योर कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो जब हम गए और मैंने पहली बार वो दवाई ली, नहीं पहले तुमने एक एग्जाम दिया। हाँ, एक एग्जाम दिया, बहुत बड़ा था वो। 3 घंटे का मेरा एग्जाम था। फिर मॉम और डैड का भी इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में वो मैडम पूछ रही थी इनको सवाल। हाँ, इन्हें लगा कि ये जाएंगे और फिर क्लियर हो जाएगा कि हमारी बेटी तो ठीक है, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर्स दिए कि हाँ ये हर चीज़ भूलती है, हाँ ये इसको तो वो फोकस ही नहीं कर पाती, हाँ 100%। और फिर कहते हैं देखा मैडम आपको समझ आया ना कि इसको कुछ भी नहीं है। तो मैडम बोलती है आपने जो भी कहा है ना वो साइन है कि इसको सच में प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, मैं चेक करके बताती हूँ। बाद में उन्होंने लिख के भेजा। हाँ, फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजा जिसमें आया कि हाँ मुझे है प्रॉब्लम। तो जब मैंने दवाई शुरू की उस चीज़ की, वो भी एक मैंने कंटिन्यूसली ना लेने का डिसाइड किया, बट इन द स्टार्ट व्हेन आई टुक द मेडिसिन तभी भी मेरा एक मोमेंट हुआ कि हे भगवान
नॉर्मल लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, उनको ऐसे चूहे नहीं दौड़ते। वो ऐसे बैठ के मैं पढ़ रही हूँ और मुझे एक्चुअली समझ में आ रहा है, मुझे 4 बार नहीं पढ़ना पड़ रहा है। मेरा जो लैक ऑफ फोकस, इन अटेंशन था, इतना मिराक्युलसली इतना इजी हो गया मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना हम बहुत इन चीज़ों को ग्लोरीफाई कर देते हैं कि इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करके इतने नंबर आए। अरे इमेजिन करो, उस बच्चे के घर में अगर लैम्प होता, उसका घर होता अच्छा पक्का मकान, तो वो क्या क्या नहीं कर पाता अब तक। यही चीज़ समझने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है। बट द थिंग इज़ कि अगर हम हमारे लिए चीज़ें आसान बना दें तो हम अभी जितना कर पा रहे हैं उससे कहीं बेटर कर पाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि जितनी डिफ़िकल्टी इंसान ओवरकम करता है उतना महान बनता है। हाँ। शायद ये कुछ चीज़ों में सच है, लेकिन अगर आपका एक प्रॉब्लम है जो एक डॉक्टर के पास जाने से, किसी से बात करने से, कुछ दवाई लेने से सॉल्व हो सकता है, तो प्लीज़ करवा लीजिए। मुझसे मैं आपको बोल रही हूँ, इतनी पैशनेटली बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आप टूटे हुए, स्टूपिड या फेलियर नहीं हो। आपको एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई है। नहीं, और एक बात मैं बताता हूँ, मुझे कई बार गांव से बहुत यानी हरियाणा से लेके, कलकत्ता से लेके, साउथ से लेके कई बार फ़ोन आते हैं। मैंने साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी मैंने अपने खुद के एपिसोड्स भी किए हैं, उसके बाद आते हैं मुझे फ़ोन, मैंने लिखा भी है। और वो पूछते हैं कि सर मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, मैं किसके पास जाऊँ। तो मुझे नहीं मालूम होता है कि उस गांव में कौन से डॉक्टर है। और देखिए, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हर गांव का हर डॉक्टर ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता है नहीं, डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो ठीक। मैं आपको एक कुछ साइंस बताता हूँ अच्छे साइकेट्रिस्ट की। वो आपकी बात पूरी सुन ले। आपकी बात पूरी सुनने से पहले कागज को पेन लगाने वाले साइकेट्रिस्ट को आप ये समझिए कि वो थोड़े मैकेनिकल हो गए हैं। मैंने इसके लिए कई बार डॉक्टर बदले कि जो आपको पूरा वक्त दे दे, उसका आपकी बात पूरी समझे, आपकी बात की जो गहराई है उसको समझे। क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कई बीमारियां ऐसी है, कई जो प्रॉब्लम्स ऐसी है, बीमारियां तो नहीं कहूँगा मैं, प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जिसके लक्षण एक जैसे हैं। जैसे ADHD, OCD, एंग्जाइटी, ये सारे के लक्षण बेसिक एक ही जैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या है और आपको क्या दवा देनी है ये तय करने के लिए डॉक्टर को बहुत ही शांति से आपकी बात को सुनना चाहिए। अगर डॉक्टर सुनता नहीं और आपने शुरू किया नहीं, वो लिखना शुरू कर दवा, तो आप समझिए कि ये आपका डॉक्टर नहीं है, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक बात बताता हूँ। दूसरी बात बताता हूँ कि आप अपने आप पर जब तक काम नहीं करोगे तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये जीने में कोई दम नहीं है, मुझे सुसाइडल मैं हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हो। इस दुनिया में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं आप सुसाइड करोगे, क्योंकि आप अगर मदद लोगे तो बेहतरीन जीवन जियोगे। एक मदद नहीं भी लोगे तो अगर अपने आप पर काम करोगे तो कुछ दिनों टाइम तक, जब तक मदद नहीं मिलती तब तक आप सरवाइव कर सकते हो। तो ये जीवन के खिलाफ जो आपकी बगावत है आपके मन की, उसको रोकने के कई रास्ते हैं, उन रास्तों पे आपको चलना सीखना है। यही बताने के लिए ये एपिसोड आज हमने प्लान किया था। I have one more thing to say. If you are queer, if you are gay, bisexual, lesbian, transgender, if you are from any other marginalized community, अगर आप currently अभी हमारे देश में दलित लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए हालात बहुत ख़राब है, आप एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड साइकाइट्रिस्ट, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट
इन चीज़ों में, इन मामलों में स्पेशलाइज करने वाले डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं। अगर आपकी एंजाइटी या अगर आपके मेंटल इश्यूज़ आपकी एनवायरनमेंट को लेके है, आपकी सोसाइटी आपको जिस तरह से ट्रीट करती है उसको लेके है, तो उसके लिए भी स्पेशल डॉक्टर्स है, हेल्प अवेलेबल है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू explore your options instead of going to somebody who may not know how to help you. Do your research. It is not easy, I agree. It is not very accessible also, that also I agree. But you do have options and there are lots of ways in which you can get help. And before we wrap up, मुझे एक shout out देना है पहले निखिला देशपांडे को, who was my therapist, who treated me when I was 13 years old. For the first time I walked into her clinic, स्कूल बैग और स्कूल यूनिफॉर्म में, और तब से उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे हेल्प की। और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और जब मेरे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स हो गए और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो डॉक्टर सुमेधा तिवारी मेरी ज़िंदगी में आई। उन्होंने मुझे, मेरे पापा को भी बहुत बहुत मुश्किल समय में बहुत मदद की। उन दोनों के लिए हम हमेशा उन दोनों से आभारी होंगे। मैं और भी लोगों का नाम लूंगा, जैसे डॉक्टर मोहित शाह है, और भी लोग हैं जो मेरे जीवन में, उनका नाम अभी लेना मुझे पता नहीं कि उचित होगा कि नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बात आप याद रखिएगा कि रैशनल रहिएगा। कोई भी बाबा या अपने आप को भगवान का दूत कहने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, ये बातें ठीक नहीं कर सकता। आप किसी भी सदगुरु, श्री श्री 1008 कोई भी हो, उनके पास मत जाइए। वहाँ जाकर आपके समस्या का मूलतः समाधान नहीं होगा। इन लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लिनिकल है, उसकी ट्रीटमेंट भी क्लिनिकल होगी। ये भ्रमित करने वाली भासमान चीज़ों से दूर रहिए। आपको कोई बाबा बंगाली ठीक करने वाला नहीं है, ना ही जो महान बाबा, जिसको मैंने कई बाबाओं को के पास जाने वाले लोगों को पूछा कि क्यों जाते हो, अरे वो उनके पास प्रधानमंत्री जाते हैं। तो मैंने माना कि प्रधानमंत्री बड़े हैं इसलिए तुम उनको मान रहे हो, यानी वो बाबा ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी बातें होती रहती है। तो ये सारी चीज़ों को आप टालिए, आप रैशनल रहिए और आप वो ट्रीटमेंट लीजिए जो साइंस ने प्रूव की है, और उसी से आप इससे बाहर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और मानव ने, ह्यूमन बीइंग ने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। इसके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके ऊपर हम सैकड़ों एपिसोड्स कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आप हमारा एपिसोड ज़रूर देखिए, कैसा लगा बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकॉन भी दबाइए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर वन मोर एपिसोड। वी विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। बाय।